आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो हमारे होते हैं 3 प्रकार के, जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो देखिए नंबर 1, पहला देखिए सरल सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। अब सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाता है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई उद्देश्य और विधेय होता क्या है। ये बात समझ में, जब तो पहचानोगे, उद्देश्य और विधेय पहचानोगे तभी। तो देखिए, यानी कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब यानी कि इससे पहले हम वाक्य के अंग देख लेते हैं। तो वाक्य के यानी कि 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं, पहले इसको स्पष्ट कर देता हूं मैं। उद्देश्य और सेकंड हो जाएगा दूसरा अंग विधेय। कई बार यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, वाक्य को देकर पूछ लेता है कि कौन सा उद्देश्य और कौन सा विधेय। तो एक वाक्य हम देखते हैं पहले। देखो उदाहरण देखिए, दशरथ पुत्र राम ने, दशरथ पुत्र राम ने धनुष को तोड़ा। दशरथ पुत्र राम ने धनुष को तोड़ा। दशरथ पुत्र राम ने धनुष को तोड़ा। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि उद्देश्य और विधेय में देखना है। तो कर्ता और कर्ता का विस्तार कहलाता है उद्देश्य। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। इसे उद्देश्य वाक्य कहा जाता है। कर्ता और कर्ता का विस्तार। कर्ता का विस्तार कहाँ तक है, ने तक। आगे बात समझ में, कारक चिन्ह। फिर यहाँ से हमारा कर्म चालू होता है, कर्म से लेकर क्रिया तक, एंड तक, यानी कि इसको कहा जाता है विधेय। क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। तो इस प्रकार से वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं।
अब दूसरी टाइप से इसकी कई बार परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो अब मैं दूसरी बात तो ये मगर उसे दूसरी टाइप से बोल रहा हूँ। जिस वाक्य में यानी कि कर्ता के बारे में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता के बारे में कहा, कई बार प्रश्न आया है परीक्षा में, कहीं यानी कि जिस वाक्य में कर्ता के बारे में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। जिस वाक्य में यानी कि जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय। ठीक है ना, तो घुमा फिरा के बात हुई है। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे तो उद्देश्य कहते हैं, और जो बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं? विधेय। अब किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है तो ये उद्देश्य हो गया। क्या बात कही जा रही है? धनुष तोड़ा, तो फिर ये क्या हो गया? विधेय हो गया। क्लियर है मामला? अब डायरेक्ट देखो इसका सूत्र। उद्देश्य प्लस विधेय बराबर साधारण वाक्य। साधारण वाक्य उदाहरण देखिए, उदाहरण देखो। छात्र विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे थे। छात्र विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे थे, तो किस प्रकार का वाक्य हो गया? सरल या साधारण, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही क्या है? विधेय है। आप इसका उद्देश्य बता सकते हो क्या मेरे को? कौन बताएगा इसमें उद्देश्य क्या है? हाँ, ओनली छात्र। क्या है? जरूरी नहीं भाई लंबा हो जाएगा। केवल उद्देश्य क्या है इसमें? छात्र है। बाकी यहाँ से कौन सा वाक्य पूरा का पूरा? विधेय, क्योंकि यहाँ से क्रम चालू हो गया उसका। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब वो अंडरलाइन करके पूछ लेगा वाक्य में उद्देश्य और विधेय कौन कौन से। ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कर्ता का विस्तार का मतलब यहाँ तो कर्ता यहाँ तक फैला हुआ था, मगर कर्ता यहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो इसका उद्देश्य केवल छात्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला उदाहरण देखो। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा? मैं होगा। ठीक है, आगे देखो। वासुदेव कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध
किया, तो ये जरूरी नहीं है वाक्य छोटे हो ये वाक्य बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मगर उद्देश्य और विधि क्या पाया जाएगा, एक ही पाया जाएगा। इनके अंदर समुच्चय बोधक अव्यय नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं पाए जाते। अब आप सब समझ गए होंगे समुच्चय बोधक अव्यय किस चिड़िया का नाम है, ठीक है ना। इनमें क्या पाया जाता है, उद्देश्य और विधि पाया जाता है। क्लियर है मामला, ये सरल वाक्य आपका खत्म। आगे देखो, दूसरे नंबर का देखिए, संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, परिभाषा इसकी हम पहले देखते हैं। जब दो या दो से अधिक सरल या स्वतंत्र वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है। जब दो या दो से अधिक सरल या स्वतंत्र वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य निम्नलिखित समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, और, अगर, मगर, या, भी, तो, पर, इसलिए, आदि आदि, ठीक है। इस प्रकार के जो भी अव्यय मैंने बोले हैं ये सभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। आगे बात समझ में, उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देखिए, मैं पत्र लिखता, मैं पत्र लिखता, परंतु उसने जवाब नहीं दिया। उसने जवाब नहीं दिया। मैं पत्र लिखता परंतु उसने जवाब नहीं दिया। अब देखिए इसमें दो सरल या स्वतंत्र वाक्य हैं जो कि परंतु समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए। मैं पत्र लिखता, यहाँ तक बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य। यदि परंतु को हटा दिया जाए बीच में से तो ये वाक्य स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि इसका अपना कर्ता, अपना कर्म, अपनी क्रिया है। ये मैं करता है, पत्र क्या है, क्रिया है क्या, पत्र कर्म है, और लिखता क्या है, क्रिया है। तो वाक्य रचना में तीन ही बातें महत्वपूर्ण होते, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो स्वतंत्र है कि नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है। उसने जवाब नहीं दिया, ये भी नकारात्मक सेंटेंस है, बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बीच में किससे जुड़ा हुआ है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ। अगला उदाहरण, तुम रहोगे या
फिर जाओगे, तुम रहोगे या फिर मैं। बताओ जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाता तो ये क्वेश्चन आ जाती है ठीक है ना, तुम रहोगे या फिर मैं, ठीक है। मगर ऐसा संभव नहीं है कि दोनों को रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तुम रहोगे या फिर मैं, तो वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, या से जुड़ा हुआ। तो जरूरी नहीं है कि ये बड़े ही हो, ये बिल्कुल छोटे भी हो सकते हैं, मगर बीच में क्या आना चाहिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आना चाहिए, ठीक है। अगला उदाहरण है, देखो भाई, हरी पतंग, हरी पतंग उड़ा है, हरी पतंग उड़ा रहे थे, हरी पतंग उड़ा रहे थे और राधा रही थी, राधा डोर खींच रही थी, यानी कि हरि तो पतंग उड़ा रहे थे और राधा क्या कर रही थी, डोर खींच रही थी। तो स्वतंत्र वाक्य है, राधा डोर खींच रही थी, बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है ना। हरि पतंग उड़ा रहे थे, किससे जुड़ गया वाक्य, और से। तो क्लियर है मामला। ऐसे वाक्य फिर मैं अव्यय बोल रहा हूं, इनको माइंड में सेट कर लेना। ऐसे वाक्य किंतु, परंतु, लेकिन, और, अगर, मगर, या, अथवा, पर, इसलिए आदि अवयवों से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये अपना सा याद कर लेगा जी, मैं बेड़ा पार हो जाऊं, ठीक है ना। ये आपका संयुक्त वाक्य समाप्त, ठीक है। अगला देखो मिश्र वाक्य, मिश्र मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। परिभाषा सुनिए, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य पाए जाते हैं, उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य वेदीकरण समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े होते हैं, वेदीकरण समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। ऐसे वाक्य मुख्य रूप से की और जो के रूप किससे जुड़े होते हैं, यानी कि और जो, और यानी कि केवल मात्र कोमा से भी जुड़े हो सकते हैं। दोनों वाक्यों के बीच में कोमा भी मिल सकता है। तो ऐसे वाक्य की, जो, या इन दोनों के जितने भी रूप बनते हैं, जो भी वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, जैसे कि, जो, जब, तब, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जो ही, त्यों ही, आगे बात समझ में, यद्यपि, तथापि। तो इस प्रकार के जितने भी वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, उनसे वाक्य जुड़े रहते हैं। शर्त क्या होती है, वाक्य में प्रधान वाक्य पाया जाता है और अन्य जो वाक्य होते हैं उनका जो अर्थ होता है वो प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। उसके बिना उन उपवाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण देखिए,
अध्यापक जी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। अध्यापक जी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, तो वाक्य किससे जुड़ा हुआ है? ओनली की से जुड़ा हुआ, यानी कि ये इसमें प्रधान वाक्य है और ये इसमें क्या है? आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अगला उदाहरण देखो। जो पुस्तक कल खो गई थी, जो पुस्तक कल खो गई थी वह आज मिल गई। यानी कि वाक्य किससे जुड़ रहा है? ओनली, वैसे भी पहचानने में आ रहा है जो से प्रारंभ हो रहा है, और किससे जुड़ रहा है? कोमा से जुड़ रहा है। तो ये किस प्रकार का वाक्य होगा? ये मिश्रित वाक्य होगा। अगला उदाहरण देखिए। जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा, वाक्य जो सो से जुड़ा हुआ। अगला उदाहरण देखिए। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी रवाना हो चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो इस प्रकार से यानी कि जो मिश्र वाक्य होते हैं वह वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। एक बात और इसमें से पूछ लेता है, वह यूं पूछ लेता है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य बताओ या विशेषण आश्रित उपवाक्य बताओ। तो ये मुख्य रूप से, या क्रिया आश्रित उपवाक्य बताओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि की और की के रूपों से जो भी वाक्य प्रारंभ होते हैं वह हमेशा संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे अब इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि अध्यापक जी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, इसमें ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि की से प्रारंभ हो रहा है। आगे बात समझ में। अगला उदाहरण मैं बोल रहा हूं, मैं मेहनत करता हूं क्योंकि मुझे सफलता अर्जित करनी है। मैं मेहनत करता हूं क्योंकि मुझे सफलता अर्जित करनी। वाक्य किससे जुड़ गया? क्योंकि से जुड़ गया। क्योंकि किसका रूप है? की का रूप है। तो मुझे सफलता अर्जित करनी है, किस प्रकार का वाक्य हो गया? संज्ञा आश्रित वाक्य हो गया। ठीक है ना। तो की के जितने भी रूप बनते हैं, क्योंकि बन सकता है, ताकि बन सकता है, जबकि बन सकता है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। ये जब पोजीशन आ जाते हैं, जब एग्जामिनर डीपली चला जाता है और वाक्य न पूछकर कर्म उसकी परिभाषा वगैरह नहीं पूछकर अंदर घुस के पूछ लेगी, बताओ इसमें संज्ञा आश्रित कौन सा है या विशेषण आश्रित कौन सा है। ठीक है ना। अगली बात,
यानी कि विशेषण आश्रित वाक्य बिल्कुल सीधे पहचानने में आ जाते हैं। ऐसे वाक्य जो से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? जो से, या जो के विभिन्न रूपों से प्रारंभ होते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, किस प्रकार का विशेषण आश्रित उपवाक्य? जो छात्र कल आया था वह आज दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो छात्र कल आया था वह आज दिखाई नहीं दे रहा। तो किस प्रकार का वाक्य हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ये वाक्य रचना है, इसका जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। कल जो हमारा अगला टॉपिक चलेगा, बड़े टॉपिक ले ले, पहले कल लेता हूँ मैं समास और उसके बाद लूंगा शब्द।